की नजरें उतारते हुए देखकर एंजल के दिल में कुछ अजीब सी हलचल होने लगी और वह उदास होकर तुरंत ही अपने कमरे में चली गई। वहां जाकर वो अपनी सभी ड्रेसेस अच्छी तरह से चेक करने लगी, लेकिन उसे याद आया कि वह तो एक भी इंडियन ड्रेस अपने साथ लेकर नहीं आई थी। वह सब वहीं छोड़कर आ गई थी। अब उसे बहुत ही ज्यादा पछतावा हो रहा था। फिलहाल वहीं आस्था एंजल को यूं मुंह लटकाकर जाते हुए देख चुकी थी, तो वह समझ चुकी थी कि उसे क्या हुआ है। इसीलिए उसने आह भरी और फटाफट से अपने भाई और दादाजी को देखकर बहाना बनाते हुए बोली, आप लोग अंश का ख्याल रखिए प्लीज, मैं बस अभी थोड़ी देर में आती हूँ। इतना बोलकर वह चुप हो गई और सीधा एंजल के कमरे में चली गई। जैसे ही वहां पहुंचकर उसने एंजल की नम आंखें देखी तो वो उसे संभालते हुए अगले ही पल बोली, क्या बात है भाभी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? आप ठीक तो है ना? तब एंजल ने आस्था को आंसू भरी आंखों से देखा और एकदम इमोशनल होकर बोली, तुम्हारे भैया ने आज तक कभी मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं किया जो तुम्हारे लिए किया। मैं भी चाहती हूँ कि वो मुझे भी इसी तरह से एडमायर करें। वो मुझसे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन जिस तरह से सब लोग तुम्हें एडमायर करते हैं वैसे मुझे कोई नहीं करता। यह सुनकर आस्था थोड़ी सी दंग रह गई, लेकिन अगले ही पल वह हंसते हुए बोली, आप क्यों परेशान होती हैं? मैं हूं ना, और वैसे भी मेरे पास हर चीज का सॉल्यूशन है। मैं तो सिर्फ आपको गलत साबित करना चाहती थी कि कपड़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपने कहा था ना कि अगर मैं इस तरह इंडियन वेयर में वहां जाऊंगी तो सब लोग मुझे अलग नजरिए से देखेंगे। वो तो सबकी सोच होती है भाभी। आपने देखा, आप भी अब यहाँ पर इंडियन ड्रेस ही ढूंढ रही थी। फिलहाल आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो ऑलरेडी अपने साथ कई साड़ियां लेकर आई हूँ और आपके लिए भी लेकर आई हूँ। आप मेरे साथ चलिए। यह बोलकर आस्था जल्द ही एंजल को अपने कमरे में लाई और एक डार्क ग्रीन कलर की साड़ी एंजल के लिए निकाली, जिस पर हल्का हल्का एम्ब्रॉयडरी वर्क था। वह बेहद खूबसूरत थी। एंजल का गोरा रंग और उस पर जैसे ही वह हरी साड़ी लिपटी तो उसकी खूबसूरती देखने लायक थी। ऊपर से उसके गहरे भूरे बाल जो उसे सबसे ज्यादा अलग और ब्यूटीफुल बनाते थे। अब जैसे ही एंजल साड़ी पहनकर बाहर आई, वैसे ही उसे देखते ही अविनाश का दिल खुशी से उछलने लगा। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी बीवी इतनी ज्यादा खूबसूरत लग सकती है। वहीं दिग्विजय सिंह जी एंजल को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए थे। फटाफट अपनी व्हीलचेयर के सहारे एंजल के पास आए। उन्हें देखते ही एंजल उनके आशीर्वाद के लिए झुकी और उन्होंने एंजल के सिर पर हाथ फेरकर उसे आशीर्वाद दिया। फिर उन्होंने, जैसे थोड़ी देर पहले अविनाश ने आस्था की नजर उतारी थी और नौकरों को पैसे बांटे थे, बिल्कुल उसी तरह, लेकिन उससे भी डबल पैसे उन्होंने सभी नौकरों में बांट दिए। आज तो नौकरों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उनकी एक दिन की कमाई उनकी सैलरी से कहीं ज्यादा हो चुकी थी। यह नजारा देखकर अविनाश तो अपनी पलकें झपकाना ही भूल चुका था। तभी आस्था अपने भाई को छेड़ते हुए चुपके से बोली, अरे भैया, मुंह तो बंद कीजिए। उसकी बातें सुनकर अविनाश एक पल के लिए झेप गया। उसने एंजल को अपनी आंखों में बसाया और सीधा अपने कमरे में चला गया। आस्था अविनाश को यूं जाता देख खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर उसने चुपके से एंजल को इशारा किया कि वह जाकर एक बार भाई से मिल ले, तब तक वह अंश और दादाजी के साथ थोड़ा वक्त बिता लेगी। यह सुनकर एंजल अपनी मुस्कान दबाए थोड़ा सा शर्मा कर सीधा अविनाश के कमरे में चली गई। वहीं अविनाश, जिसकी आंखों के सामने से एंजल का चेहरा जा ही नहीं रहा था, जैसे ही उसने अपने पीछे एंजल का एहसास किया, उसने तुरंत ही उसे अपनी बाहों में खींच लिया। क्यों, सादगी में भी इतनी प्यारी लग रही हो? अविनाश ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। और हाँ, मैं जानता हूं कि मैं थोड़ा सा अनरोमांटिक हूं, लेकिन अगर तुम इस तरह की हरकतें करोगी तो फिर मैं क्या समझूं कि तुम चाहती हो मैं और ज्यादा रोमांटिक हो जाऊं? यह कहकर अविनाश ने जल्दी ही एंजल के बालों की खुशबू को अपने भीतर उतारना शुरू कर दिया और अपने होठों को एंजल के होठों पर रखकर उसे चूम लिया। एंजल के होठों से एक हल्की सी मदहोश सांस निकली। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तब तक अविनाश उसे प्यार करने लगा था। वहीं आस्था जानती थी कि इतनी जल्दी तो उसकी भाभी वहां से वापस नहीं आने वाली, इसीलिए उसने जल्द ही अपने दादाजी से अंश को अपनी गोद में लिया और उन्हें लेकर गार्डन में आ गई। फिर वह दादाजी की तरफ देखते हुए अपने दिल की बात बताने लगी। दादाजी, आपको पता है, बचपन से लेकर आज तक मैंने जो चाहा है वह सब मुझे मिला है। बस जिंदगी में एक ही कसक रह गई है कि मैं अपने हाथों से उस इंसान की जान नहीं ले पाई जिसने मेरे माँ बाप और मेरे परिवार को खत्म किया। लेकिन मैंने उसे बहुत भयानक सजा दी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब वह अगले जन्म लेने के बारे में भी 100 बार सोचेगा। अच्छा, लेकिन दादाजी, आस्था ने अचानक कुछ सोचते हुए पूछा, मैं आपसे कुछ जानना चाहती थी। अचानक से आपने उस लॉकेट को बनाने के लिए अपनी जमीन जायदाद सब कुछ दांव पर क्यों लगा दी थी? अगर आप ऐसा कुछ नहीं करते तो हो सकता था कि उस वक्त हम सब लोग साथ में रहते और न ही राजवीर की बीवी की नजर उस लॉकेट पर पड़ती और न ही वो उसे पाने के लिए बेचैन होती। अब आस्था के सवाल ने दिग्विजय सिंह जी को पूरी तरह झकझोर दिया था। वो बेचैन होकर इधर उधर देखने लगे और उनकी आंखों की पुतलियां गोल गोल घूमने लगी। आस्था सोच में पड़ गई। अचानक से दादाजी को क्या हुआ? मैंने ऐसा कौन सा गलत सवाल पूछ लिया कि वो इतना अजीब बर्ताव कर रहे हैं? तब आस्था ने उनके हाथ पर हाथ रखा और कोमलता से बोली, क्या बात है दादाजी, आप कुछ छुपा रहे हैं? मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि सिर्फ एक लॉकेट बनाने या फेमस होने के लिए कोई इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकता है? आप इस तरह से सब कुछ दांव पर कैसे लगा सकते थे? अगर ये लॉकेट नहीं बिकते तो फिर क्या होता? ऑस्ट्रेलिया में तो आप कभी घर बना ही नहीं पाते। आस्था की बात कहीं ना कहीं सही थी। और फिर जिन लॉकेट्स के लिए जिस तरह से मर्डर होना शुरू हुए वह कितना डरावना था, यह बात आस्था अच्छी तरह जानती थी। फिलहाल वह दिग्विजय सिंह के जवाब का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो गहरी सोच में डूबे थे, मानो जवाब देना ही नहीं चाहते हो। आस्था ने सोचा कि अगर वह जवाब नहीं देना चाहते तो उसे फोर्स नहीं करना चाहिए, वरना उनकी तबीयत खराब हो सकती है। इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं दादाजी, अगर आप मुझे जवाब नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, मगर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है।
यह सुनकर दिग्विजय सिंह ने हिचकिचाते हुए मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन चाहकर भी मुस्कुरा नहीं पाए। अब आस्था थोड़ी सी परेशान हो गई थी कि आखिर इस लॉकेट की कहानी क्या थी। वहीं अंश, जो बेहद सुंदर कपड़ों में था, जिन्हें आस्था कॉम्प्लेक्स से लेकर आई थी, एकदम राजकुमार जैसा लग रहा था। वह बार बार अपनी माँ को टिमटिमाती हुई आंखों से देख रहा था, कभी उसके मायूस चेहरे को तो कभी उसकी आंखों में झांक रहा था। अंश को देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे वह कहना चाहता हो, न जाने मेरी मम्मा को बाल की खाल निकालने की इतनी आदत क्यों है। जब देखो आरओ ऑफिसर बन जाती हैं। इससे अच्छा तो मम्मा ही ऑफिसर क्यों नहीं बन जाती, जो इतनी इन्वेस्टिगेशन करती हैं। फिलहाल आस्था ने देखा कि दादाजी का चेहरा पूरी तरह उदास हो गया है और वह जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हैं। दादाजी की सिचुएशन को आसान बनाने के लिए आस्था ने तुरंत अंश की ओर उनका ध्यान कर दिया और उसके साथ खेलने लगी। वहीं दूसरी ओर पूरे 3 घंटे बाद अरमान को होश आया। जैसे ही उसे होश आया, वह तुरंत उठकर बैठ गया। उसने देखा कि टाइगर वहीं खड़ा हुआ है। टाइगर को देखकर साफ पता चल रहा था कि पूरे 3 घंटे से वह बस एक ही तरह खड़ा होकर अरमान को देख रहा था। अब अरमान जैसे ही उठकर बैठा, उसकी आंखों और कानों में नानी माँ की बातें फिर से गूंजने लगी कि मारिया प्रेग्नेंट है और उसकी शादी टाइगर से अरमान ने ही करवाई थी। अब अरमान ने सिर पर हाथ मारकर याद करने की कोशिश की कि आखिर उसकी यादें इतनी ज्यादा कैसे गायब हो सकती हैं। तभी अरमान ने देखा कि वहां न आकाश, न सुमित, न ध्रुव, न आहान, कोई भी मौजूद नहीं था। इसीलिए उसने गहरी सांस ली और टाइगर को तिरछी नजरों से देखते हुए आदेश दिया, टाइगर, अभी और इसी वक्त दादाजी को मेरे सामने लेकर आओ, चाहे वो किसी भी हालत में हो, और याद रखना दादाजी को संभाल कर लेकर आना। ये सुनते ही टाइगर एक पल के लिए चौंका, लेकिन यह उसके किंग का ऑर्डर था, इसलिए वह देर नहीं करना चाहता था। अगले ही पल वह दादाजी के कमरे में पहुंचा। उसने देखा कि दादाजी उस वक्त बीपी शुगर की गोलियां लेकर गहरी नींद में सोए हुए थे, लेकिन यह उसके किंग का हुक्म था, तो टाइगर पीछे कैसे हटता। उसने दादाजी को सोते हुए ही अपनी गोद में उठा लिया। दादाजी अब नींद में कसमसाने लगे, लेकिन टाइगर तो टाइगर था, वह भला अपने किंग का ऑर्डर फॉलो कैसे नहीं करता। जैसे ही दादाजी को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, उन्होंने फट से अपनी आंखें खोल ली और जब उन्होंने सामने टाइगर का चेहरा देखा तो ठिठक गए। वो सोचने लगे, आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। वे टाइगर से पूछना चाहते थे कि वो उन्हें ऐसे उठाकर कहां ले जा रहा है, लेकिन इतने शौक में थे कि कुछ बोल ही नहीं पाए। टाइगर का दादाजी के मुकाबले कम से कम 70 से 75 किलो ज्यादा वजन था, लेकिन उसने उन्हें ऐसे उठा रखा था मानो किसी छोटे बच्चे को गोद में उठाया हो। इससे पहले कि दादाजी कुछ कह पाते, टाइगर ने उन्हें मिनी हॉस्पिटल में लाकर खड़ा कर दिया था। अब दादाजी को टाइगर की गोद में देखकर अरमान इमोशनल कम और स्ट्रिक्ट ज्यादा लग रहा था। उसके चेहरे पर कोई खास इमोशंस नहीं थे। दादाजी अब अरमान को खा जाने वाली नजरों से देखते हुए भड़कने लगे, अरे बदमाश, ये क्या बदतमीजी थी, तूने इस नालायक को मुझे उठाने के लिए क्यों भेजा, तू खुद भी तो आ सकता था मुझे लेने के लिए। इसके बाद उन्होंने सीधा टाइगर की तरफ देखा और गुस्से में बोले, और तू, अगर इस नालायक ने मुझे बुलाया था तो तुझे इस तरह मुझे गोद में लाने की क्या जरूरत थी। नॉर्मली इंसानों की तरह चलाकर भी तो ला सकता था ना। अब समझ में आया कि शारदा बहन जी तुझे इतनी सारी गालियां क्यों देती हैं, नालायक, क्योंकि तुझ में अकल है ही नहीं। वहीं नानी माँ जो हमेशा टाइगर की शिकायतें करती थी, अब दादाजी को भी समझ आ गया था कि नानी माँ पर क्या बीतती होगी जब टाइगर उन्हें गोद में उठाकर यहाँ वहां ले जाता था। दादाजी ने नाखुश होकर मुंह बनाया और बिना किसी इमोशन के वहीं खड़े रहे। टाइगर भी वहीं खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे 2 बड़े पत्थर आमने सामने टिके हों। तभी दादाजी ने अरमान को घूरते हुए पूछा, क्या बात है, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। अरमान ने आंखों से इशारा किया कि दादाजी बैठ जाए। फिर अचानक गहरी और ठंडी आवाज में बोला, मेरी यादें, मुझे नहीं पता किस हद तक गई है, लेकिन मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। मेरी यादें जाने से पहले ऐसा क्या हुआ था जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। अब वो सब आप मुझे बताएंगे। और घर में ये तीनों लड़कियां कौन है, ये सब कब, कैसे, कहां से आई, इनके बारे में भी सब कुछ साफ साफ बताए। ये सुनकर दादाजी एक पल के लिए चौंक गए, लेकिन वे जानते थे कि अगर अरमान को पता चल गया कि उसकी कुछ यादें चली गई हैं, तो वह सबसे पहले यही जानना चाहेगा कि उसकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जिसका उसे कोई एहसास नहीं। क्योंकि अरमान की पर्सनैलिटी ऐसी नहीं थी कि वह किसी के सामने बेवकूफ दिखे, इसलिए वह सबसे पहले सच्चाई जानना चाहता था। दादाजी जानते थे कि अरमान को शादी के नाम से कितनी चिढ़ है, इसलिए वे चाहकर भी उसे आस्था और अंश के बारे में नहीं बता सकते थे, और न ही आहान, ध्रुव और सुमित की शादी के बारे में। एक और सच था जो दादाजी अरमान को बताना चाहते थे, लेकिन अपने तरीके से कुछ सोचते हुए उन्होंने फट से कहा, तुझे पता है वो बूढ़ी औरत जिसने तेरे पिता की जान बचाई थी, तेरे पिताजी की हालत बहुत बुरी थी। उस बूढ़ी औरत और उसकी बेटियों ने मिलकर उनकी जान बचाई और उनकी खूब सेवा की। तेरी माँ वसुंधरा और उसका बेटा वीर, ये कितने दिनों से तुझे परेशान करते रहे, लेकिन तूने सब कुछ ठीक कर दिया। तूने वीर को भी घर में रहने की इजाजत दे दी और साथ ही वसुंधरा को भी बहुत बढ़िया सजा दी है। अब वसुंधरा तेरे लिए नौकरानी की तरह काम करती है। दादाजी के ये शब्द सुनते ही अरमान के दिमाग में सवालों का तूफान उमड़ने लगा। अगर मैंने उन्हें कोई सजा दी है तो मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं उन लोगों को तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था और मैंने उन्हें सजा भी दे दी और मुझे कुछ याद ही नहीं। अचानक अरमान ने टाइगर को तिरछी नजरों से देखकर एक बार फिर याद दिलाते हुए बोला, पता लगाओ किसने मेरी यादों के साथ छेड़छाड़ की है, और ये अरमान सिंघानिया की गारंटी है। मैं उसे इतनी भयानक सजा दूंगा जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तब टाइगर ने तुरंत अरमान से कहा, किंग, मैंने ऑलरेडी सारी खोज कर दी है, बहुत जल्द उसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, अब बेफिक्र रहिए। अब अरमान दादाजी को देखकर दबंग अंदाज में बोला, मुझे ये बताइए, मैंने वसुंधरा को और उसके बेटे को क्या सजा दी है।
उसका सवाल सुनकर अचानक दादाजी ने तेज आवाज में किसी को पुकारा, अंदर आ जाओ। अब जैसे ही दादाजी ने यह कहा, वैसे वसुंधरा एक नौकरानी वाली साड़ी पहने अपने हाथों में जूस का गिलास थामे हुए वहां मौजूद थी। वसुंधरा को वहां देखकर अरमान की रगों में खून और भी तेजी से उबलने लगा। वहीं अरमान की नजरों से बिना डरे वसुंधरा दादाजी के पास आकर खड़ी हो गई। तब दादाजी उससे बोले, क्या तूने इसकी हालत देखी है? तूने इसे सड़क का भिखारी बना दिया है, साथ साथ इसके बेटों को भी घर का छोटा मोटा काम करने के लिए रख लिया है। और तूने ही डिसीजन लिया था कि अब ये अपनी पूरी जिंदगी तेरे घर का काम करके ही गुजारेंगी, जब तक कि इसकी पूरी एड़ियां नहीं घिस जाती। ये सुनकर अरमान के चेहरे पर असहमति के भाव थे, लेकिन वो चुप रहा क्योंकि चाहकर भी उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। उसने फिर कोड वॉइस में सीधे सीधे पूछा, अमरेंद्र राय चंद का क्या हुआ दादाजी? तब दादाजी ने गहरी सांस ली और सीरियस एक्सप्रेशन से बोले, उससे तूने अपने हाथों से गोली मार दी है। यह सुनकर अरमान का दिल हल्का सा हुआ और उसने ठंडी आवाज में पूछा, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या मैंने उसे अपने हाथों से गोली मारी है? अब यह सुनकर दादाजी ने उसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हाँ बोला था। यह सुनते ही कि उसने अमरेंद्र की जान ले ली है, अरमान बेपरवाही से हंसने लगा। उसकी हंसी बेहद खतरनाक और क्रोध से भरी हुई थी। फिलहाल अरमान को ऐसे हंसते हुए देखकर दादाजी थोड़ा घबरा गए थे, क्योंकि जब से उन्हें यह पता चला कि अरमान की यादें चली गई हैं, तो वह पुरानी दुश्मनी के तहत ही किसी को भी देखकर गोली मार सकता है। इसीलिए दादाजी ने जल्दी ही प्लान बनाया और वसुंधरा को समझा दिया था कि उसे अरमान के सामने पूरी तरह नौकरानी बनकर ही रहना है। वसुंधरा, जो इस मेंशन के अंदर की रानी बनकर रहने आई थी, अब मजबूरी में नौकरानी बन गई थी। इस वक्त उसकी सिचुएशन काफी अलग थी, लेकिन वसुंधरा ने गहरी सांस ली क्योंकि उसकी जान बची हुई थी। तब अरमान उठ खड़ा हुआ, वसुंधरा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए दमदार आवाज में बोला, अब इसकी पूरी जिंदगी जिंदा रहकर मेरी गुलामी करते हुए बीतेगी। इतना कहकर चुप हो गया और वसुंधरा को जानलेवा नजरों से घूरकर अरमान सीरियस एक्सप्रेशन लिए फटाफट बाहर जाने लगा। अरमान को जाता हुए देखकर टाइगर भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वहीं वसुंधरा, जो जूस का गिलास लेकर आई थी, उसने तुरंत जूस खुद ही पी लिया और आश्चर्य से मुंह बनाते बोली, भले ही अरमान ने मुझे यहाँ नौकरानी बना दिया है, लेकिन बहुत जल्द मैं यहाँ की मालकिन भी बनकर ही रहूंगी। कहीं ना कहीं वसुंधरा को अपनी चालाकी और अपनी प्लानिंग पर पूरा यकीन था। वहीं दूसरी ओर सभी कपल अपने कमरे में एक दूसरे के साथ प्यार में डूबे हुए थे। सिंघानिया मेंशन में एक बार फिर प्यार का माहौल लौट आया था, लेकिन इस माहौल को बिगाड़ने के लिए अब घर में अरमान सिंघानिया मौजूद था, जिसे प्यार शब्द से ही नफरत थी। दादाजी वसुंधरा जैसी बड़ी बात तो अरमान को बता पाए थे, लेकिन प्यार और शादी के बारे में वह उससे जिक्र तक नहीं कर पाए थे, क्योंकि वह अच्छी तरह जानते थे कि अरमान एक बार को वसुंधरा को नौकरानी मानकर रह सकता है, लेकिन प्यार और शादी उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। इसीलिए दादाजी को अब थोड़ा केयरफुल रहना पड़ रहा था। फिलहाल जल्द ही अरमान हॉल में आकर एटीट्यूड बैठ गया और टाइगर की तरफ देखकर कोल्ड एक्सप्रेशन से बोला, टाइगर, मुझे बिल्कुल याद नहीं कि मैंने तुम्हारी शादी कब करवाई, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम मारिया के साथ खुश रह रहे होगे। अगर तुम्हें मारिया पसंद नहीं है तो तुम उसे तलाक भी दे सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं। शादी और प्यार से कुछ नहीं होता। अरमान के शब्द सुनकर टाइगर का दिल अचानक धक सा रह गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसका दिल अपनी मुट्ठी में भींच लिया हो। वह आंखें फाड़कर अरमान की ओर अविश्वास भरी नजरों से देखने लगा। फिर वो सिचुएशन संभालते हुए धीमी मगर दबी हुई आवाज में बोला, बट किंग, मारिया अब प्रेग्नेंट है, वह मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। उसकी बात सुनकर अरमान तुरंत खड़ा हुआ और बेपरवाह अंदाज में बोला, तो इसमें क्या हुआ? तुम्हें पता है ना, शादी, प्यार, विश्वास, इस नाम की कोई चीज इस दुनिया में एग्जिस्टेड करती ही नहीं। और शादी, प्यार जैसे इमोशंस सिर्फ और सिर्फ लोगों को कमजोर बनाते हैं, मजबूत नहीं। और फिर भी मैं तुम्हें चॉइस देता हूँ, मारिया से डिवोर्स ले लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों के बीच में किसी भी तरह का प्यार या विश्वास का कोई एहसास हो। यह बोलते हुए अरमान की आवाज में नाराजगी साफ सुनाई दे रही थी कि वो कितना ज्यादा इमोशनल लेस है। उसने बिना किसी इमोशन के सीधे सीधे तरीके से अपने शब्द कह दिए थे, बिना इस बात की परवाह किए कि इस बात का टाइगर के दिल पर क्या असर पड़ेगा। फिलहाल वो अपना सूट ठीक करता हुआ उससे बोला, एक और बात, दादाजी ने भले ही मुझे शॉर्ट में बात बताई है, लेकिन मैं हर एक बात डिटेल से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं किसी को भी इस बात का एहसास नहीं होने देना चाहता कि वाकई मेरी याददाश्त चली गई है या फिर मैं किसी तरह की भूलने वाली बीमारी का शिकार हो गया हूँ। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी थी कि भूलना या याददाश्त जाना, यह सब चीजें उसकी पर्सनैलिटी पर सूट नहीं कर रही थी। और कहीं ना कहीं इस बात से बचने के लिए वह यह बात जानते हुए भी कि उसकी यादें खो चुकी हैं, पूरी तरह से प्रिटेंड करना चाहता था कि वह सब कुछ जानता है। फिलहाल अरमान ने गहरी सांस ली। टाइगर को एक लुक देने के बाद वह सीधा मिनी हॉस्पिटल से अपने कमरे की ओर जाने लगा था, लेकिन जैसे ही वह हॉल में गया, उसने देखा कि नानी माँ अपने सर पर एक बड़ा सा दुपट्टा लपेटे बैठी हुई थी। उन्हें बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। उन्होंने रौनक को आहान के साथ कमरे में पहले ही भेज दिया था। फिर नानी माँ थोड़ी देर लेट गई। उसके बाद उनकी आंखों के सामने फिर से अरमान का बेहोश होना याद आ गया। नानी माँ को बार बार गिल्ट महसूस हो रहा था कि उनकी वजह से उनके दामाद जी की तबीयत बिगड़ी थी। तब अरमान के कदम, जो कि ऊपर तेजी से अपने कमरे की ओर जा रहे थे, ना चाहते हुए भी वो नानी माँ के सामने आकर ठहर गए। वहीं नानी माँ ने जैसे ही अरमान को अपने सामने देखा, वह तुरंत खड़ी हुई और जल्दी से बोल पड़ी, हमें माफ कर दीजिएगा बिठवा, हमें माफ कर दीजिएगा। हमें नहीं पता था कि आपकी तबीयत इस तरह से खराब हो जाएगी। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं ना कि हमने अपनी गोरी को वादा किया है कि हम आपका पूरी तरह से ख्याल रखेंगे, हम आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होने देंगे। अब नानी माँ, जो कि उस वक्त अरमान को अपने सामने देखकर भावनाओं में बह गई थी, उन्होंने अनजाने में गोरी का नाम ले लिया। अरमान की आंखें नानी माँ के शब्दों पर चौड़ी हो गई।
अब अरमान नानी माँ को सर्द नजरों से घूरने लगा और अगले ही पल वो नानी माँ पर एकदम से बरस पड़ा। हाउ डेयर यू! आप होती कौन मेरा ख्याल रखने वाली? हाँ, और किसने आपको इतना हक दिया कि आप अरमान सिंघानिया का ख्याल रखें? फिर वो इरिटेट होते हुए बोला, और अब यह गोरी कौन है? भला मेरे ख्याल रखने को आपको किसी गोरी ने क्यों बोला? और इस गोरी का मुझसे क्या लेना देना? कौन है ये गोरी? हाँ, अब जैसे ही अरमान ने फुल एटीट्यूड दिखाते हुए ये सवाल किया, वैसे ही नानी माँ ने तुरंत अपने सर पर हाथ मार लिया और रोनी सी शक्ल बनाकर सोचने लगी। हम भी ना बड़े ही बुड़बक हैं, हमें भी बिल्कुल अक्ल नहीं आने वाली। हम भी बिल्कुल आहान बिटवा के जैसे होते जा रहे हैं, जहां देखो जो देखो मुंह में आए बोल देते हैं। इससे पहले कि नानी माँ अरमान को कोई जवाब दे पाती, तभी दादाजी तुरंत वहां आ गए और एकदम से बोल पड़े, अरे बेटा, मैंने तुम्हें समझाया था ना, ये बेचारी बूढ़ी हो चली है और इनके दिमाग के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है, तो तुम्हें इनकी बात समझनी चाहिए। ये इस बात को लेकर काफी परेशान है कि इनकी वजह से तुम बेहोश हो गए थे, इसलिए तुम इन्हें बोल दो कि तुमने इन्हें माफ कर दिया। ये बेचारी तुम्हारी हेल्थ को लेकर बहुत गिल्ट में जी रही है। जैसे ही अरमान ने देखा कि दादाजी वहां आकर नानी माँ डिफेंड कर रहे हैं, तो अरमान ने केवल बेपरवाही से दादाजी की तरफ देखा और फिर बिना कुछ कहे सीधे अपने कमरे की ओर जाने लगा। वहीं नानी माँ अरमान को इतने डेंजरस अंदाज से जाते हुए देखकर आश्चर्य से मुंह बनाते हुए बोली, अरे भाई साहब, क्या वाकई दामाद जी शुरू से ही इतने भयंकर थे? अरे हाँ, हम जानते हैं कि हमने पहले भी इनका थोड़ा बहुत घमंडी रूप देखा था, लेकिन उसके बाद तो इन्हें हमारी गोरी के प्यार ने बदल दिया था और अब ये फिर से पहले की तरह घमंडी बन गए हैं। लेकिन सच में भाई साहब, आपकी हिम्मत दांत देनी चाहिए कि आपने अपने आइडियल पोते को इतने सालों से संभाल रखा है। अब जैसे ही नानी माँ ने अपनी शुद्ध भाषा में सवाल किया, तो अभिमान जी, जो कि उस वक्त दादाजी के पास ही आ रहे थे, वैसे ही वो वहां आकर बैठ गए और उदास मन से बोले, माँ जी, आप जानती हैं, जितना शौक आपको लग रहा है अरमान को इस तरह से देखकर, उतना ही शौक मुझे भी लग रहा है। और आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा इतना डेंजरस हो सकता है। आप जानती हैं, मैं जब से अरमान से मिला हूँ, उसने मुझे एक पिता के जैसा प्यार और सम्मान दिया है, लेकिन अरमान की याददाश्त जाने के बाद मुझे पता चला कि मेरा बच्चा पहले कितना इमोशनल लेस था। इसका मतलब साफ है कि मेरा बेटा अपनी जिंदगी में कितना ज्यादा हर्ट हुआ होगा और कितनी तन्हाई में जिया होगा। उसकी इस तन्हाई और दर्द को अगर कोई दूर कर सकता है, तो वह सिर्फ आस्था बेटी ही है। मुझे लगता है कि हमें आस्था बेटी को वापस बुला लेना चाहिए। मैं जानता हूँ कि यह सब कुछ जानकर उसे बहुत बड़ा दुख पहुंचने वाला है, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। आप समझ रही है ना मेरी बात? अब अभिमान जी की बातें सुनकर नानी माँ को वाकई उनकी बात ठीक लगी। वो कुछ पल रुक कर बोली, लेकिन बेटा जी, अभी तो गोरी बिटिया को गए हुए केवल कुछ दिन ही बीते हैं। अगर हम इतनी जल्दी उसे वापस बुला लेंगे तो हम क्या बताएंगे? फिलहाल दादाजी ने नानी माँ को देखकर सीरियस एक्सप्रेशन से कहा, नहीं बहन जी, अभी हम आस्था बिटिया को यहाँ नहीं बुलाएंगे। और वैसे भी बहन जी, अभी पहले हमें धीरे धीरे अरमान को इस बात का यकीन दिलाना होगा कि वह अपनी जिंदगी की काफी यादें भूल चुका है। और अगर एकदम से हमने उसे शादी या बच्चे के बारे में बता दिया, तो हो सकता है कि उसके दिमाग पर इसका गहरा प्रभाव पड़े। फिलहाल हमने वसुंधरा और वीर को उसके सामने बिल्कुल वैसे ही पेश किया है जैसे वह शुरू से चाहता था, क्योंकि वो शुरू से ही वसुंधरा को उसके किए की सजा देना चाहता था, बहुत ही खतरनाक सजा। और हमने उसे बता दिया कि उसने वसुंधरा को न केवल सजा दी, बल्कि उसने अमरेंद्र को भी मौत के घाट उतार दिया है। और उसके बाद उसने वसुंधरा को अपने ही घर में नौकरानी बनाकर रखा है ताकि वह उसके पिता की सेवा करे। पता बहन जी, अरमान ने बचपन से ही वसुंधरा को केवल उसके पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हुए ही देखा था, इसलिए अरमान बचपन से चाहता था कि ऐसा वक्त आए जब वसुंधरा केवल उसके पिता की सेवा करे और उसके आसपास रहकर उनकी गुलामी करे। इसलिए जैसे वो चाहता था वैसा ही सीन क्रिएट करके हमने उसे बताया, तो इससे उसके दिमाग पर ज्यादा गहरा असर नहीं हुआ होगा। लेकिन अगर हमने उसे यह बता दिया कि उसकी शादी हो चुकी है और उसका बच्चा भी है, तो फिर न जाने उसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। हाँ, आस्था बेटी आएगी तो जरूर, लेकिन हमें एक बार फिर अरमान के दिल में प्यार के दिए को जलाना होगा। जब तक एक बार फिर अरमान के दिल में प्यार की लौ नहीं जल जाती, तब तक हम उसे उसकी शादी और बच्चे के बारे में नहीं बताएंगे। दादाजी की बात कहीं ना कहीं नानी माँ और अभिमान जी को बिल्कुल ठीक लग रही थी। तभी अभिमान जी बेहद बेबसी में लाचारी से बोले, लेकिन पिताजी, मैं अरमान को इस हालत में देख नहीं पा रहा हूँ, आप मेरी बात भी तो समझने की कोशिश कीजिए। अभिमान जी की आवाज में काफी दर्द नजर आ रहा था। एक पल रुककर वो गंभीर आवाज में फिर से बोले, उस वसुंधरा को भले ही आपने घर की नौकरानी बना दिया हो, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं उसे कभी भी अपने आसपास देखना नहीं चाहता हूँ। उनकी बात सुनकर दादाजी ने अभिमान जी के कंधे पर हाथ रखा और उन्हें चिंता नजरों से देखते हुए बोले, आपको क्या लगता है क्या चल रहा था दादाजी के दिमाग में? जानने के लिए सुनते रहिए दोस्तों, पॉकेट FM। उनकी बात सुनकर दादाजी ने अभिमान जी के कंधे पर हाथ रखा और उन्हें चिंता भरी नजरों से देखते हुए बोले, अब आगे बेटा, हम तुम्हारी बात अच्छी तरह से समझ रहे हैं, लेकिन तुम्हें भी हमारी बात समझनी ही होगी। हम इस तरह से अरमान की जान को लेकर किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं, इसलिए जैसा कि हमने उसे बताया, तो तुम्हें भी उसी के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। तुम चाहो या ना चाहो, लेकिन वसुंधरा को अब तुम्हारी नौकरानी बनकर ही रहना होगा। तुम जो चाहे उससे वह काम करवा सकते हो। अभी फिलहाल तुम अपने कमरे में जाओ और देखो बच्चे कहाँ गए हैं। कोई भी बच्चा दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? किसी भी बड़े को इस बात के बारे में दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि सब बच्चे 3 घंटे पहले से ही अपने अपने पार्टनर के साथ कमरे में जा चुके हैं और चारों कपल्स अपने अपने पार्टनर को प्यार करने में पूरी तरह से बिजी हो गए थे। इसी बीच उन्हें इस बात का ख्याल नहीं रहा कि अगर अरमान को होश आ गया होगा तो वो सबसे पहले उन्हीं ही बारे में पूछेगा।
फिलहाल अरमान, जो कि इस वक्त अपने शानदार बेडरूम में था, एक बार फिर वो अपनी यादें रिमाइंड करने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार लास्ट टाइम वो कहाँ था। लेकिन उसे केवल इतना ही याद आ रहा था कि वह किसी गैंग को पकड़ने के लिए गया था। वहीं पर उसकी मुठभेड़ हुई थी और तभी उसके पीछे किसी ने सर पर वार किया था। इसके अलावा उसे कुछ भी याद नहीं था कि इन 2 सालों में उसकी जिंदगी में क्या क्या हुआ था। फिलहाल कहीं ना कहीं अरमान के दिल में एक अजीब सा सुकून था कि वसुंधरा उसके घर में नौकरानी बनकर रह रही थी। वसुंधरा और वीर को इतनी बुरी हालत में देखकर उसे कुछ अलग ही लेवल का सुकून मिल रहा था। लेकिन सबसे बड़ा दुख उसे इस बात का हो रहा था कि यह सुकून उसे कब मिला। वही बात वह भूल चुका था। फिलहाल उसने गहरी सांस ली और सोचा कि सबसे पहले तो टाइगर से उस आदमी का पता लगवाना चाहिए जिसकी वजह से उसकी याददाश्त गई है। अरमान उसे अपने हाथों से सजा देना चाहता था। और फिर अरमान सिंघानिया को यह सूट नहीं करता कि कोई उसे भुलक्कड़ कहे या फिर यह बोले कि उसकी याददाश्त जा चुकी है। इसलिए उसे इस तरह से बर्ताव करना था कि मानो वह सब कुछ जानता है और उसे किसी से कुछ भी जानने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल देर न करते हुए अरमान ने गहरी सांस ली और जल्दी ही स्टडी रूम में चला गया। और जैसे ही वह स्टडी रूम में आया, वह एकदम से हैरान रह गया क्योंकि उस वक्त स्टडी रूम में टाइगर और मारिया के अलावा कोई और मौजूद नहीं था। अब ये देखकर वह पूरी तरह से उलझन में था कि अचानक से सब लोग कहाँ जा सकते हैं, क्योंकि टाइगर और मारिया के अलावा वहां कोई मौजूद नहीं था। और उसे हैरानी हुई कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था सभी लोग एक साथ गायब हुए हों, क्योंकि सभी को अरमान की टाइमिंग अच्छी तरह से पता थी कि अरमान कितने बजे कहाँ होता है। अरमान ने गहरी सांस ली और अगले ही पल टाइगर को तिरछी नजरों से देखा। टाइगर ने देर न करते हुए तुरंत सबको ग्रुप में मैसेज भेज दिया और सबको स्टडी रूम में जमा होने के लिए कहा। वहीं जब उन तीनों कपल्स के फोन एक साथ बजे तो सभी का ध्यान, जो कि उस वक्त अपनी अपनी बीवी को बेतहाशा चूम रहे थे, वो तुरंत पीछे हट गए। और जैसे ही सबने अपना फोन चेक किया तो सबके चेहरों के एक्सप्रेशंस अचानक बदल गए। वे जिस हालत में थे उसी हालत में फटाफट अपनी अपनी शर्ट और कमीज लेकर तुरंत अपने कमरे से बाहर निकल पड़े। आकाश, सुमित, ध्रुव और आहान चारों ही एक साथ अपने कमरे से शर्ट हाथ में लेकर बाहर निकले। और जैसे ही उन चारों ने एक दूसरे को इस तरह से शर्टलेस देखा, चारों ही एक दूसरे से अपनी नजरें चुराने लगे। वहीं आहान जल्दी से अपनी कमीज पहनकर दरवाजे के पास आया। ध्रुव भी जल्दी जल्दी अपनी कमीज पहन रहा था और उसके बटन लगा रहा था। ध्रुव की ओर देखकर आहान ने आश्चर्य से मुंह बनाया और अगले ही पल तंज कसा। अच्छा, तो यह थी तुम लोगों की सीक्रेट मीटिंग? हाँ, और तुम लोगों को क्या लगा कि आहान सिंघानिया बिल्कुल रोमांटिक नहीं है या उसे रोमांस करना नहीं आता? अरे, जब मैंने आकाश भैया, सुमित भैया और फिर तुझे रोमांस करते खिड़की से देख लिया था, तो फिर मैं भी अपनी हवा हवाई के साथ रोमांस करने के लिए चला आया। मैं जानता था कि इस तरह से बीच में अरमान भाई का एसएमएस आ जाएगा और वह स्टडी रूम में भी पहुंच जाएंगे। इतना कहकर आहान चुप हो गया और उन सबको तंज भरी नजरों से देखने लगा। आहान, जिसे ज्यादा पटर पटर करने की आदत थी, उसने बातों ही बातों में यह राज उगल दिया कि उसने खिड़की से सबको रोमांस करते हुए देख लिया था। ये सुनकर एक पल में ध्रुव, आकाश और सुमित की आंखें कठोर हो गईं और ध्रुव का चेहरा अचानक बदल गया। उसने दांत भींचे और आहान को घूरते हुए पूछा, क्या बकवास कर रहा है तू? क्या तूने मुझे वंशिका के साथ में देख लिया था? वहीं आकाश और सुमित भी अब आहान को घेर कर खड़े हो गए थे और दोनों ही उसे जानलेवा नजरों से देखने लगे थे। अब आहान ने हड़बड़ाते हुए अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली थी और उसने बारी बारी से तीनों को आश्चर्य से देखते हुए एकदम से बताया, अरे आकाश भैया, आप लोग मेरी बातों का मतलब गलत समझ रहे हैं। तब तक आप लोगों का पूरा वाला रोमांस शुरू नहीं हुआ था। मैंने तो बस आप लोगों को हक और किस करते हुए देखा था, इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं देखा। तो इसलिए प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। ध्रुव के दांत गुस्से में किटकिटा रहे थे। वो झल्लाते हुए आगे बोला, मुझे लगता है कि मुझे सबसे पहले अपने कमरे से वो खिड़की ही हटवा लेनी चाहिए। इतना बोलकर वो जल्दी ही अब स्टडी रूम में जाने लगता है। वहीं आकाश और सुमित ने एक दूसरे को सहमति भरी नजरों से देखा और दोनों ने ही अपनी नजरें झुका ली और मन में यह फैसला करते हुए कि वो भी अपने अपने कमरे से वो खिड़की हटवा देंगे। यही सोचकर वो दोनों भी फटाफट स्टडी रूम की ओर चल पड़े। अब जैसे तैसे जल्दबाजी में वो चारों स्टडी रूम में जमा हो गए थे। चारों को एक साथ बदहवास हालत में देखकर सब कंफ्यूज रह गए, क्योंकि चारों बिना कोट ब्लेजर के वहां आए थे, जबकि सभी लोग हमेशा एकदम सूट बूट में बढ़िया तरीके से तैयार होकर अरमान के सामने खड़े होते थे। लेकिन आज तो वह अपने फॉर्मल तरीके से ही वहां आकर खड़े हो गए थे। अरमान ने ऊपर से लेकर नीचे तक उन्हें देखा और कुछ उखड़े अंदाज में बोला, ये क्या हाल बना रखा है आप लोगों ने? ऐसा लग रहा है कि कितने दिनों से नहाए नहीं हो तुम सब। अरमान मुंह से ये सुनते ही अगले ही पल आहान तपाक से बोल पड़ा, नहीं नहीं अरमान भाई, मैंने तो थोड़ी देर पहले गार्ड में ही नहा लिया था। आपको गलतफहमी हुई है, मैं तो रोज नहाता हूँ। आहान की बात सुनकर अरमान का चेहरा एकदम से तमतमा गया और वो अपनी डार्क वॉइस में आहान पर भड़क उठा। क्या बात है आहान, कुछ ज्यादा ही जुबान नहीं चलने लगी है तुम्हारी? अब जल्दी से क्लियर करो। उसकी कठोर आवाज सुनकर आहान तुरंत ध्रुव के पीछे छुप कर खड़ा हो गया, क्योंकि अरमान की नजरों की तपिश सहने की उसमें हिम्मत नहीं थी। फिलहाल अरमान ने आकाश और सुमित को देखकर कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरी कुछ यादें चली गई हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं बदल गया हूँ। मैं वही हूँ, ठीक है? और वैसे भी भले ही वसुंधरा और वीर को मैंने नौकर बनाकर अपने घर में रखा है, लेकिन आप लोगों को पता है ना क्या करना है। 24 घंटे उन पर नजर रखनी है, क्योंकि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। उन्हें एक एक चीज के लिए मोहताज कर दो। अब जैसे ही अरमान ने अपनी डार्क वॉइस में वसुंधरा और वीर के बारे में बताया कि उन्हें उनके साथ क्या करना है, ये सुनकर सभी सकपका गए थे। लेकिन फिलहाल उन्होंने अरमान से कोई सवाल नहीं किया, वे केवल खामोशी से अरमान की बातें सुनते रहे। तभी अरमान ने गहरी नजरों से टाइगर मारिया की ओर देखा और बेपरवाही से उनसे बोला, टाइगर, मैं नहीं जानता कि मैंने किन हालातों में तुम दोनों की शादी करवाई थी, लेकिन मुझे लगता है कि यह शादी
प्यार, बच्चा, ये सब सिर्फ और सिर्फ कमजोरी होती है इंसान की। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके तुम दोनों डिवोर्स ले लो। अब जैसे ही अरमान ने अगला बम टाइगर पर फोड़ा तो ये शब्द सुनते ही सब लोगों का मुंह हैरानी के मारे खुला का खुला रह गए। हवा में एक अजीब सा तनाव महसूस हो रहा था। वहीं ध्रुव और आहान निराशा से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। लेकिन आकाश तुरंत अरमान पर बरसते हुए बोला, अरमान, ये क्या कह रहे हो तुम इस तरह से भला टाइगर को डिवोर्स लेने के लिए कैसे कह सकते हो? क्या तुम भूल गए कि उनका बच्चा इस दुनिया में आने वाला है? उसकी आवाज सुनते ही अरमान ने अचानक अपनी गर्दन तिरछी करके आकाश की ओर नाराजगी से देखा और एकदम से उससे पूछा, आकाश, तुम्हें क्या हो गया है? तुम कब से मेरे फैसलों के खिलाफ टांग अड़ाने लगे हो? हाँ, मैंने कहा ना, ये शादी, ये प्यार सिर्फ इंसान को कमजोर बनाते हैं और हमारे काम में कमजोर लोगों की कोई जगह नहीं है। मैंने टाइगर को सिंपल चॉइस दी है, या तो वो इस शादी से आजाद हो जाए या फिर वो अपनी बीवी के साथ एक नॉर्मल जिंदगी शुरू करे, लेकिन फिर वो मेरे साथ काम नहीं कर सकता। अरमान के मुंह से ये सुनकर मारिया, जो कि हमेशा इमोशनल लेस चेहरे के साथ वहां खड़ी रहती थी, अचानक उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। उसने अपनी भरी हुई आंखों से टाइगर की ओर देखा। टाइगर की भी कुछ ऐसी ही हालात थी, क्योंकि टाइगर और मारिया बहुत कम इमोशन किसी और को दिखाते थे और वो दोनों बचपन से एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, ये बात वे दोनों अच्छी तरह जानते थे। फिलहाल अब अरमान की ये बात सुनकर मारिया पूरी तरह से टूटी हुई लग रही थी, लेकिन फिर भी वो अपना चेहरा एकदम इमोशनल लेस करके वहीं खड़ी रही। वहीं अरमान अपना फैसला सुनाकर वहां से बाहर निकल चुका था, लेकिन उन सबके कानों में अब तक अरमान के ये शब्द किसी हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। शादी, प्यार सिर्फ कमजोरी होती है और अगर अरमान के साथ रहना है तो कोई शादी या प्यार कर ही नहीं सकता है। अरमान के जाने के बाद आहान की आंखों में चुपके से आंसू बहने लगे और वो उदास स्वर में बोला, ये क्या कहकर गए हैं भाई? अगर अरमान भाई को मेरी और रौनक की शादी के बारे में पता चल गया तो क्या वो मेरा भी तलाक करवा देंगे? ध्रुव, आकाश और सुमित तीनों को भी अब यही चिंता होने लगी थी कि अगर अरमान को उनकी शादियों के बारे में पता चला तो क्या अरमान उनका भी तलाक करवा देगा। कहीं ना कहीं इस वक्त सबके चेहरे पर परेशानी के भाव थे और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस सिचुएशन से निकले तो निकले कैसे, क्योंकि अरमान ने एक बार जो कह दिया वह पत्थर की लकीर हुआ करती थी और उस लकीर को कोई मिटा नहीं सकता था। वहीं ध्रुव तो पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया था, क्योंकि वंशिका को वह अपने दिल और जान से प्यार करता था। उसे अलग होने के बारे में वो सपने में भी नहीं सोच सकता था। फिलहाल आकाश ने गहरी सांस लेते हुए अगले ही पल सबको आश्वासन दिया, तुम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोगों को अच्छी तरह से पता है ना कि अरमान की यादें चली गई हैं, इसलिए वो इस तरह से रिएक्ट कर रहा है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द वंशिका उसका एंटीडोट भी बना लेगी और एक बार फिर अरमान की यादें वापस आ जाएंगी। आकाश ने फिर टाइगर की तरफ शांत नजरों से देखते हुए उसे समझाया, टाइगर, मेरी बात ध्यान से सुनो। अरमान ने तुम्हें डिवोर्स के लिए बोला है तो तुम्हें इस बात को दिल पर लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि इस वक्त अरमान बीमार है, तो उसको एक बीमारी की तरह ही लो और तुम्हें इस बारे में ज्यादा कुछ सोचने की कोई जरूरत नहीं है। और मारिया, तुम जाओ, जाकर आराम करो, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस बारे में कुछ ना कुछ सोचता हूँ। यह बोलकर आकाश वहां से बाहर जाने लगा था, लेकिन आहान के दिल और दिमागों में अभी भी अरमान की कही हुई बातें गूंज रही थीं। कहीं ना कहीं उन लोगों के चेहरे पूरी तरह से लटके हुए थे। वहीं दूसरी ओर आस्था अब एंजल के साथ थी। दोनों ने ही साड़ियां पहन रखी थीं और दोनों बड़ी प्यारी लग रही थीं। दोनों ही अब अंश और दादाजी को बाय बोलकर मार्केट की ओर जाने लगी। आस्था खुले मैदान में शॉपिंग करना चाहती थी। भले ही उसने अंश के लिए कॉम्प्लेक्स से कितने सारे ड्रेस और जो भी आइटम वह चाहती थी वो सब खरीद चुकी थी, लेकिन वह अपने लिए और बाकी सब घर वालों के लिए अलग अलग फरमाइशों के हिसाब से कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग आइटम खरीदना चाहती थी, वो भी अपनी पसंद की जगह से। उसे राधिका के लिए झुमके लेने थे, वंशिका के लिए कुछ और लेना था, तो सभी की पसंद के अनुसार कुछ ना कुछ खरीदने के लिए वह बाजार जाना चाहती थी। हालांकि वह चाहती तो ये चीजें मॉल वगैरह से भी ले सकती थी, लेकिन आज आस्था को अपनी स्टाइल में शॉपिंग करनी थी, इसीलिए आस्था और एंजेल अब जल्दी ही मार्केट की ओर जाने लगी थी। अविनाश ने उनकी सुरक्षा के लिए कुछ सिंपल गार्ड्स साथे कपड़ों में भेज दिए थे, क्योंकि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जो बवाल हुआ था वह वापस नहीं दोहराना चाहता था। फिलहाल आस्था और एंजेल जैसे ही एकदम इंडियन वेयर में बाजार पहुंची तो वहां मौजूद सभी लोग आस्था और एंजेल को ही मुड़ मुड़ कर बार बार अजीब नजरों से देख रहे थे। आस्था तो बेहद प्यारी लग रही थी। एंजेल की शक्ल तो वैसे भी फॉरेनर जैसी लगती थी, लेकिन आस्था कुछ अलग थी। आज तो वो पूरी तरह इंडियन लुक में रची बसी बेहद प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। इतना ही नहीं, वहां पर लड़कों का एक गैंग भी था जो अक्सर इस तरह के बाजारों में जाकर लड़कियों के साथ छेड़खानी किया करता था। उस गैंग में 6 से 7 लोग थे। अब जैसे ही उन सबकी नजरें आस्था और एंजेल पर पड़ी तो वो सब पलकें झपकाना भूल गए। आज तक वे कितनी ही लड़कियों के साथ बदसलूकी कर चुके थे, उन्हें अगवा करके जबरदस्ती शादी तक कर चुके थे, लेकिन आज जैसे ही आस्था पर उनकी नजर पड़ी तो वे सब कुछ भूल चुके थे। एक लड़के ने कहा, अगर इसके जैसी विश्व सुंदरी हमें मिल जाए तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद चाहे मौत भी आ जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस एक बार इस लड़की के साथ हम अपनी मनमर्जी कर लें। चारों लड़के आस्था और एंजल को देखकर पूरी तरह अपने दिल दिमाग में कहीं ना कहीं गंदे ख्याल लाने लगे थे। वहीं आस्था उस मार्केट में आकर काफी खुश थी, क्योंकि वहां उसे एक से बढ़कर एक आइटम्स दिख रहे थे। तो आस्था ने देर ना करते हुए फटाफट जितनी हो सकती थी उतनी सारी शॉपिंग कर ली थी। एंजल ने जल्दी से एक आदमी को अपने पास बुलाया जो उसी का गार्ड था, और उसके हाथों में शॉपिंग बैग्स थमाकर उन्हें कार में रखने को कह दिया। बाकी गार्ड्स को भी कार के पास इंतजार करने के लिए बोल दिया था, और ये उसने जाने अनजाने में सबसे बड़ी गलती की थी। शॉपिंग की थी
और इसी पूरे दिन में उन चारों लड़कों ने आस्था और एंजेल को पूरी तरह से अपनी नजरों के घेरे में रखा था। लेकिन एक बार भी वे उन लोगों की नजरों में सामने नहीं आए थे, क्योंकि वे लड़कियों का पूरा दिन पीछा करके रात को अपना शिकार बनाया करते थे। फिलहाल आज तो आस्था और एंजेल ने काफी जमकर शॉपिंग की थी, इसीलिए उन्होंने वहीं पास में बने एक छोटे से रेस्टोरेंट में कुछ खाया पिया। आस्था के लिए ये छोटी छोटी यादें काफी मायने रखती थी। उस वक्त वो बहुत ही ज्यादा खुश लग रही थी। हालांकि उसे अरमान की बार बार याद भी आ रही थी, लेकिन उसे नानी माँ की बातें पूरी तरह से याद थी कि उसे अब इस तरह से बार बार अरमान को कॉल नहीं करना चाहिए, वरना अरमान उसे लेने के लिए आ जाएगा। इसलिए वह अरमान को ज्यादा याद न करते हुए अपनी इस आजादी को एंजॉय करना चाहती थी। इस बात से बेखबर कि आस्था की जिंदगी में एक नया तूफान आने वाला है, वह आराम से शॉपिंग और खाने पीने के बाद एंजेल के साथ अब वापस जाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। जैसे ही वे मार्केट से बाहर की ओर जाने लगी, वही चारों लड़के जो आस्था के मार्केट में एंट्री करते ही उस पर नजर गड़ाए बैठे थे, अब उनके पीछे पीछे जाने लगे। उनमें से एक लड़का तो खुद को रोक ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे लाल सुर्ख साड़ी में आस्था की झलकती हुई प्यारी प्यारी और खूबसूरत गोरी सी कमर देखकर अब और सब्र नहीं हो रहा था। अचानक उसने आगे बढ़कर मार्केट से बाहर निकलते ही हुई आस्था की खूबसूरत कमर को पकड़कर नोच दिया। आस्था, जो कि अभी अपनी कार के पास ही जाने वाली थी, जैसे ही उसने यह फील किया, उसकी आंखों में खून उतर आया और उसने तुरंत घूमकर पीछे की ओर देखा और जोरदार तमाचा उस आदमी के मुंह पर दे मारा। वह आदमी आस्था का तमाचा खाने के बाद भी बड़ी बेशर्मी से उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोला, हाय ब्यूटीफुल, तुम चाहे जितने मर्जी तमाचे मार लो, लेकिन बस आज की रात। एंजल अब तुरंत गार्ड्स को बुलाने के लिए मैसेजेस करने वाली थी, क्योंकि वह कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। लेकिन जैसे ही उसने अपने आसपास फोन ढूंढा तो उसने अपने सिर पर हाथ मार लिया, क्योंकि अभी अभी उनकी शॉपिंग खत्म हुई थी। तो उसने अपना फोन और बाकी का सामान गार्ड्स को पकड़ा दिया था ताकि वे कार में रख दें, क्योंकि वह लोग सीधा जाकर बस कार में बैठने ही वाले थे। इसीलिए उसने फोन रखने की कोई जरूरत नहीं समझी थी। अब एंजल के दांत गुस्से में किटकिटाने लगे। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कुछ वक्त पहले ही उसने गार्ड्स को वहां से बाहर जाने का इशारा किया था, वरना वे गार्ड्स आसपास ही थे। उसे अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो दौड़कर गार्ड्स को बुलाए या आस्था के पास रहकर उसकी मदद करे। अचानक उसने आस्था का हाथ पकड़ा और हड़बड़ाती हुई आवाज में बोली, आस्था, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से दौड़ लगानी चाहिए। यही पास में ही हमारे गार्ड्स मौजूद हैं। तुम फटाफट यहाँ से चलो। यहाँ रुकना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। हमें इन सब पंगों में नहीं पड़ना चाहिए। हमारे गार्ड्स इन्हें देख लेंगे। फिलहाल तुम चलो मेरे साथ। इतना बोलकर उसने आस्था का हाथ खींचा, लेकिन आस्था वहां से कहीं नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो उन गुंडों को अच्छा खासा सबक सिखाना चाहती थी। फिलहाल एंजल को इतना घबराया हुआ देखकर आस्था तुरंत उसके साथ दौड़ने लगी। उसने सोचा कि एक बार गार्ड्स आ जाए, फिर वो सबको अच्छा खासा सबक सिखाएगी। अब एंजल और आस्था वहां से दौड़ने लगी। ये देखकर अब तो वे चारों भी शेर हो गए और ऊंची आवाज में बोले, इतनी क्या जल्दी है जाने की? और वे भी तुरंत उनके पीछे दौड़ने लगे। वहीं एंजल हांफते हुए बोली, आस्था, बस कुछ कदम और। वो देखो, सामने हमारी कार है। बस हमें ये रोड क्रॉस करना है, उसके बाद हमारे गार्ड्स हमें देख लेंगे। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। कहीं ना कहीं यह बोलते हुए एंजल काफी ज्यादा घबराई हुई लग रही थी और आस्था के साथ लगातार दौड़े जा रही थी। लेकिन आस्था अचानक रोड क्रॉस करने से पहले ही पकड़ी गई, क्योंकि उन बदमाशों में से एक ने आस्था की साड़ी पकड़ ली थी। इसलिए अब आस्था के कदम तुरंत खुद ब खुद वहीं रुक गए। वहीं एंजल ने जोर से चीख मार दी। वह तेजी से चिल्लाई ताकि आसपास के लोग या गार्ड्स उनकी मदद के लिए आ सकें। लेकिन उनकी कार दूसरी साइड रोड पर पार्क थी और वहीं पर सारे गार्ड्स उनका इंतजार कर रहे थे। एंजल ने ही उन्हें पहले इंस्ट्रक्शन दिया था कि उनका खाना पीना और शॉपिंग खत्म हो चुका है, अब उन्हें सीधे कार में बैठना है। इसीलिए उसने गार्ड्स को थोड़ा पहले भेज दिया था। लेकिन उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी मुसीबत उनके बीच आ जाएगी। वहीं अब एंजल को बिल्कुल समझ नहीं आया कि वो क्या करे। अब दौड़ लगाते लगाते वे थोड़ा आगे एक सुनसान सी जगह पर आ गई थी और पास में ही बाजार लगे होने की वजह से वहां काफी शोर शराबा हो रहा था। अब एंजल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो कहां से मदद मांगे। अपनी कमर पर हाथ रखकर हांफते हुए वो चारों ओर देखने लगी। उसने परेशान होकर सोचा कि वो अब क्या करे, पर तभी अचानक उसकी नजर रोड के थोड़े ही पास खड़े एक आदमी पर पड़ी। उस आदमी ने सफेद रंग का कोट पहन रखा था और शायद उसकी कार का टायर पंचर हो गया था। वह सड़क किनारे खड़े होकर कॉल पर किसी से इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहा था। अब एंजल हिम्मत करके जल्दी से उस आदमी की ओर दौड़ पड़ी। वहीं आस्था घूमकर उन मुस्तंडों को देखने लगी और उन्हें चेतावनी देते हुए रूखेपन से बोली, तुम लोग मुझसे दूर रहो। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम लोगों की खैर नहीं होगी। लेकिन वे लोग आस्था को बहुत ही गंदी नजर से देखते हुए बेपरवाही से बोले, अगर तुम्हारे साथ आज की रात बिताने के बाद हमें मौत भी आ जाए तो उसकी भी कोई परवाह नहीं है, लेकिन आज तो हम तुम्हारे साथ मजे करके ही रहेंगे। वे आस्था के लिए बड़ी ही गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक घटिया सी मुस्कान फैल गई और वो धीरे धीरे आस्था की ओर बढ़ते जा रहे थे। वहीं एंजल तब तक दौड़कर जैसे तैसे सड़क के पास खड़े उस आदमी तक पहुंच गई जो उस वक्त फोन पर बात कर रहा था। अचानक उसने उसके कंधों को पकड़कर कहा, प्लीज मेरी मदद करो। वहां कुछ लोग हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। उन्होंने मेरी बहन को भी पकड़ लिया है। प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज। एंजेल को यूं गिड़गिड़ाता देखकर उस आदमी ने गहरी नजरों से उसकी ओर देखा। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि सम्राट ठाकुर था। सम्राट, जो ऑस्ट्रेलिया से यहाँ अपने बिजनेस और प्रॉपर्टी से जुड़ी डील के लिए आया था। दरअसल वह रास्ते में एक शख्स से मिलने वाला था, लेकिन उसने अचानक मीटिंग कैंसिल कर दी थी और ऊपर से उसकी कार का टायर पंचर हो गया, जिसकी वजह से सम्राट का पारा पहले से ही चढ़ा हुआ था। अब एंजेल की हालत देखकर उसने सोचा, क्यों ना अपनी फ्रस्ट्रेशन इन लोगों पर उतार दूं, इसी बहाने थोड़ा बहुत कोई पुण्य का काम भी हो जाएगा। यही सोचते हुए सम्राट पूरे एटीट्यूड में एंजेल साथ आगे बढ़ने लगा। वहीं आस्था अब उन गुंडों को देखकर चिल्लाई,
तुम्हारे पास अभी एक और मौका है, चाहो तो अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग सकते हो। लेकिन तभी उनमें से एक ने अचानक बंदूक निकालकर आस्था पर तान दी। सम्राट अब आस्था के काफी नजदीक आ चुका था, लेकिन उसने अब तक आस्था का चेहरा नहीं देखा था। वह सिर्फ उसकी पीठ पर झूलते लंबे लहराते बाल ही देख रहा था। वहीं आस्था को डराने के लिए वो गुंडा जहरीली हंसी हंसकर बोला, डार्लिंग, अब तू हमारे साथ चलेगी। लेकिन आस्था ने अचानक तेजी से अपनी साड़ी का पल्लू कमर में टक कर लिया और जिस आदमी ने उस पर बंदूक तानी थी उसकी तरफ बढ़कर अपनी ऊंची हील से जोरदार लात मार दी। वह आदमी दूर जा गिरा। यह देखकर सम्राट, जो गुस्से से उन गुंडों की ओर बढ़ रहा था, एक पल के लिए पूरी तरह सन्न रह गया। आस्था का ऐसा स्टंट देख वह ठिठक कर पीछे खड़ा रह गया। वहीं एंजेल ने समझ लिया कि अब आस्था फाइटिंग मोड में आ चुकी है। उसने जल्दी से सड़क की तरफ दौड़कर गार्ड्स को बुलाने का फैसला किया, क्योंकि वह जानती थी कि अगर आस्था ने लड़ाई शुरू कर दी है तो वह इन सबको अच्छा खासा सबक सिखाए बिना नहीं मानेगी। आखिरकार एंजेल आस्था की फाइटिंग पहले ही देख चुकी थी, इसलिए देर न करते हुए वह गाड़ियों की ओर जल्दबाजी में दौड़ी और वहां खड़े सभी गार्ड्स को जैसे तैसे बुला लिया। एंजेल का ऑर्डर मिलते ही सभी गार्ड्स पूरी स्पीड में दौड़कर उनकी तरफ भागने लगे। तब तक आस्था ने उन चारों मुस्तंडों की धुलाई शुरू कर दी थी। वह कभी किसी को पंच चढ़ती, कभी किसी के मुंह पर लात मारती। वो आसपास पड़े बेंच और लकड़ी को भी हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही थी। तभी आस्था ने एक आदमी को खींचकर जोरदार तमाचा मारा, जिससे वो पीछे की ओर जा गिरी। लेकिन ठीक उसी वक्त सम्राट ने उसे अपनी मजबूत बाहों में संभाल लिया। जैसे ही सम्राट की नजर आस्था के हसीन चेहरे पर पड़ी, एक पल के लिए वो अपनी पलकें झपकना तक भूल गया था। वहीं आस्था तुरंत खड़ी हो गई और तभी पीछे से एक और आदमी बोतल लेकर उसके सिर पर वार करने आया। लेकिन आस्था को जैसे पहले से इसका एहसास हो गया हो, उसने पलटकर उसकी गर्दन पकड़ ली और लगातार उसके चेहरे पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। आस्था की इतनी दमदार और धमाकेदार फाइट देखकर सम्राट को ऐसा लगने लगा मानो जैसे उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट देख लिया हो। वो एकदम हंसते हुए बोला, इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि आज तक सम्राट ने सिर्फ बेड पर अपने नीचे कमजोर और नाजुक सी लड़कियों को ही देखा था, लेकिन अपनी जिंदगी में पहली बार वो किसी लड़की को इस तरह फाइटिंग करते हुए देख रहा था। इस वक्त उसे यह सब कुछ एक अलग तरह का मनमोहक नजारा लग रहा था। सम्राट मजे लेकर आस्था की फाइट एंजॉय कर रहा था, मानो वह कोई फाइटिंग मूवी देख रहा हो। फिलहाल आस्था ने उन लोगों को अच्छी खासी धूल चटा दी थी और इससे पहले कि चारों एक साथ उस पर हमला करते, तब तक एंजेल सुरक्षा गार्ड्स को लेकर वहां पहुंच चुकी थी। गार्ड्स ने आते ही उन चारों को अच्छी तरह से घेर लिया, लेकिन आस्था का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था, खासकर उस पर जिसने उसकी कमर को छुआ था। आस्था ने ध्यान से उसे देखा और तुरंत उसके पास पहुंच गई। पहले तो उसने अपनी ऊंची हील से उसके हाथ पर जोरदार वार किया और फिर देखते ही देखते उसी हाथ पर लगातार वार करके उसे कुचल डाला और अगले ही पल उसने उसके उसी हाथ पर गोली मार दी। अब आस्था को गोली चलाते हुए देखकर एंजेल जोर से चीखी, लेकिन सम्राट आस्था को देखकर पूरी तरह से बावला होता जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट यही मिला हो। वहीं आस्था ने जल्दी से गार्ड्स को देखते हुए अगले ही पल ऑर्डर दिया, इन सबको पुलिस के हवाले कर दो। इसके बाद उसने अपने हाथ झाड़े, बालों को झटका और सीधे एंजेल के पास आई। आस्था ने गहरी सांस ली और चेहरे पर गुस्से के भाव छुपाते हुए एंजेल से पूछा, भाभी आप ठीक है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? एंजेल ने तुरंत आस्था को गले से लगा लिया। फिर आस्था ने उसे संभाला और सम्राट के बिल्कुल बराबर से, बिना उस पर कोई नजर डाले, वो वहां से निकल गई। लेकिन सम्राट की नजरें तो पूरी तरह आस्था पर ही अटकी थीं। उसे ऐसा लग रहा था मानो जैसे आस्था के अलावा उसे और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा हो। फिलहाल आस्था जल्दी से कार में बैठ गई। बैठने से पहले उसने एक पल रुककर अचानक सम्राट की ओर देखा और एक हल्की रहस्यमयी नजर डाल दी। फिर तुरंत कार में बैठकर एंजेल को लेकर घर की ओर रवाना हो गई। वहीं सम्राट तो एक जगह बर्फ की तरह जम चुका था। उसे ऐसा लगने लगा मानो किसी ने उसके शरीर की सारी जान खींचकर बाहर निकाल ली हो। अचानक उसने अपने दोनों हाथ फैलाकर ऐसे रिएक्ट किया मानो जैसे उसके शरीर को बिजली ने पकड़ लिया हो। उसके पूरे शरीर में करंट सा दौड़ पड़ा। उसकी कार को दूर जाते देख वह धीमे से बुदबुदाया, क्या था भाई यह? कौन सा करंट था जो मुझे लगा है? सम्राट ठाकुर को लगा है, ब्लैक डेविल को लगा है। कहीं ना कहीं वह बार बार इसी बात को सोचता रहा। उसके शरीर में अजीब सी झुनझुनी महसूस हो रही थी। फिलहाल अचानक वो रहस्यमय अंदाज में जोरों से हंसने लगा। उसकी हंसी सुनते ही आसपास खड़े गार्ड्स ने तुरंत आकर उसे घेर लिया। तभी सम्राट जल्दी से कार में बैठा और रॉकी की ओर देखकर एकदम से बोला, पता लगाओ वह कार किसकी थी और उसमें बैठी वह लड़की कौन थी? यह सुनकर अगले ही पल रॉकी चौंक गया। आखिर बॉस को हो क्या गया? वो किसी अनजान लड़की के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? वो हमेशा तो उसके हाथ में एक फोटो थमाते थे और कहते हैं कि आज रात उसी के साथ खेलना है, लेकिन आज पहली बार इस तरह से किसी लड़की का पता लगवाने के लिए कहा है। रॉकी कंफ्यूजन में अपने बाल खुजलाने लगा, लेकिन सम्राट के चेहरे की मुस्कुराहट आज जा ही नहीं रही थी। नॉर्मली लोग मुस्कुराते हैं तो सामने वालों को भी खुद ब खुद देखकर थोड़ा सा मुस्कुराना आ जाता है, लेकिन अगर सम्राट, राजवीर या फिर अरमान मुस्कुराते हैं तो उन तीनों को ही देखकर बहुत ही भयानक डर लगा करता है। वही डर इस वक्त रॉकी को भी लग रहा था। फिलहाल जल्दी ही एंजेल, जो कि उस वक्त कार में आस्था के गले से लगकर बेचैन होकर रो रही थी, क्योंकि वह पल उसके लिए बहुत ज्यादा डरावना था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि आस्था के साथ इस तरह से एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन जिस बहादुरी से आस्था ने उन लोगों का सामना किया था और साथ ही साथ उस आदमी के हाथों पर ही गोली चला दी, तो कहीं ना कहीं ये देखकर एंजेल एकदम हैरान हो रही थी। तभी आस्था ने एंजेल को कार में रखा हुआ पानी पिलाया और उसे थपथपाकर शांत कराते हुए समझाया, देखिए एंजेल भाभी, घर जाकर आप अविनाश भैया या किसी को भी कुछ नहीं बताएंगी और सभी गार्ड्स को भी मना कर दीजिएगा कि कोई कुछ नहीं बताएगा। मैं नहीं चाहती कि उन लोगों को बिल्कुल भी परेशानी हो। आप समझ रही हैं ना मेरी बात? और वैसे भी भाभी, ये बात ऑस्ट्रेलिया की नहीं है,
इस तरह के लुच्चे लफंगे गुंडे हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले, हर नुक्कड़ पर बैठे रहते हैं। इस डर की वजह से हम बाहर निकलना तो नहीं छोड़ सकते ना। अगर हमें कुछ आना चाहिए तो इनका मुकाबला करना आना चाहिए और इनसे किस तरह से निपटना है वह आना चाहिए।